चले हो गया, शुरू करें। देखिए आवृत्ति बीजी की बात कर रहे हैं। अब आवृत्ति बीजी में प्रथम बिंदु हमारे पास क्या होगा, ये एक ऐसा पादप होगा जिसका जो बीज होगा वो बीज कैसा होगा, आवृत होगा। अब ये आवरण किसका बना होगा, ये बना होगा फल का आवरण, यानी कि बीज होगा, बीज के ऊपर कौन मिलेगा, फल। ठीक है, और ये जो फल बना है ये फल किससे बनेगा, अंडाशय से। ठीक है, उसके बाद ये जो बीज बना है ये किसका बना है, बीजांड का बना है। बात समझ में आई? चलो ये तो कुछ कॉमन सी बातें हो गई किसके विषय में, आवृत बीजी के बारे में। ठीक है, अब आगे ये आवृत बीजी कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। अच्छा, एक सबसे छोटा जो है उसका नाम क्या है, बताइए, देखे तो सही कितना पढ़ा आपने। देखिए आवृत बीजी इतना छोटा हो सकता है, हाँ, आवृत बीजी जो है इतना छोटा हो सकता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़े। यूकेलिप्टस है वो। ठीक है, क्या बोला कि इतना छोटा हो सकता है आवृत बीजी जिसको क्या करना पड़ेगा, हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। वो है कौन, आपका वुल्फिया। और लंबे से लंबे इतना हो सकता है लगभग 100 मीटर के आसपास। ठीक है, और वो है कौन, आपका यूकेलिप्टस, जिसको आप लिप्टस के नाम से जानते हो ना, उसी को कहते हैं क्या हम लोग, यूकेलिप्टस। ये किताबी भाषा है यूकेलिप्टस, बाकी आप जिसको लिप्टस कहते हो, जो लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं ना रोड पे, रेलवे के उस साइड में, उनके शाखाएं सफेद सफेद रंग की होती है, तो वही है कौन, आपके आवृत बीजी। ठीक है, यानी कि ये आवृत बीजी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा इतना कि जिसको हमको किससे देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, और बड़ा इतना कि मुंडी उठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना चाहो तो फटाक से लिखो इसको जरा। ये बात आपको पहले से पता है, बस ये लिख लो जल्दी से, या जो आप चाहो। फटाफट आज आवृत बीजी खत्म करेंगे, यानी कि पूरा पादप जगत खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, जितना भी पादप है उस पादप में ज्यादातर जो पादप हैं वो ज्यादा से ज्यादा पादप कहां रखे गए हैं, आवृत बीजी में। और लिखना चाहो और लिख लेना, इसका मुख्य पादप शरीर कैसा होगा, मुख्य पादप शरीर ये कैसा होगा, बीजाणुद होगा। ठीक है, मिटा रहे इन दो को बस केवल दिमाग में रखो, बाकी ये सब आपको पहले से पता है या बार बार इन सब बातों को रिपीट करेंगे, अभी हम टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा समझिएगा, ये आवृत बीजी जो है इसका एक और मुख्य लक्षण क्या है, इसमें बनता है क्या बच्चा, पुष्प। जबकि अनावृत बीजी में कहीं पे पुष्प का जिक्र था क्या, नहीं था, कोई भी पुष्प का जिक्र हमने नहीं किया था, केवल वहां पे बीजांड की बात आई थी, और बीजांड भी कैसा था, अनावृत था। ठीक है, यानी कि बीजांड के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं था। और वो बीजांड कहां पर मिल रहा था, कौन से पत्ती के ऊपर, बीजाणु। अच्छा ठीक है, चलो आगे इसकी बात करते हैं। कौन है ये, एक पादप है जिसको हमने क्या बोला, आवृत बीजी। अब इसे पादप में क्या दिख रहा है, इसकी जड़ें हो गई, ये क्या हो गया, जड़। ठीक है, जड़ को क्या कहते हैं, रूट। अब ये हो गया क्या, इसका पूरा वो भाग जो कहां है, जमीन से ऊपर है। तो याद रखना कि जमीन से ऊपर के भाग को हम कहते हैं प्ररूप। ठीक तो कहा था आपने।
देखो, जमीन से नीचे का भाग क्या कहलाता है? जड़, या फिर इसको और एक नाम देते हैं क्या? मूल। जो भाग जमीन से ऊपर होता है उसको क्या कहा जाता है? प्ररोह। इंग्लिश में कहते हैं इसको सूट, रूट और सूट। ठीक है, अब ये जो सूट है या जो प्ररोह है, ये आगे चल के अपने आप को विभाजित करता है। क्या क्या चीज में विभाजित कर सकता है? तना या शाखा, आगे चल के कह सकते हो। ये तना जो है ये आगे विभेदित होकर के क्या बनाएगा? शाखा बनाएगा। फिर इसमें क्या निकल गई हैं? पत्तियां, यानी कि पर्ण। ठीक है, अब आगे चल करके इसमें क्या लग जाते हैं? पुष्प भी लग जाते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने देखा कि जो आवृत बीजी हो। अच्छा ये बताओ, आपसे कोई सवाल करे कि पत्ती क्या है, पर्ण क्या है? बोलो, पत्ती क्या है? पुष्प क्या है? तना क्या है? पेड़ का भाग है, तो हमको भी समझ में, लेकिन है क्या? इस पौधे का, इस पादप का, इस पेड़ का भाग है। चलो ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं? तो सीधा सा बात याद रखिएगा। आ जाओ, ये प्ररोह दिख रहा है ना, हमने क्या बोला कि प्ररोह ने अपने आप को विभेदित किया है। ठीक है, यानी कि प्ररोह से बदल करके क्या बना है? पुष्प भी बना, पत्ती भी बनी, तना भी बन रहा है, शाखा भी बन रहा है। तो सीधा सीधा क्या कहेंगे हम लोग? इन सभी में से किसी की बात आएगी तो प्ररोह से रूपांतरित होकर के ये सब कुछ बनता है। बात समझे? यदि आपसे कोई पूछे कि पुष्प क्या है, प्ररोह का रूपांतरण है। पत्ती क्या है? प्ररोह का रूपांतरण है। तना क्या है? शाखा क्या है? हर जगह पे क्या कह दोगे? प्ररोह का रूपांतरण है। यानी कि ये ही वो प्ररोह भाग है जो अपने अंदर करता है क्या? रूपांतरण। रूपांतरण मतलब रूप में अंतर लेकर के आ जाना, उसी को क्या कहते हैं? रूपांतरण। इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या कहो? इंग्लिश में कहना तो मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, या हिंदी में कहा तो रूपांतरित संरचना है ये सारे के सारे। ठीक है, और आगे बढ़े बेटा, इसको लिखना है, लिखो। मैं एक लाइन बोल देता हूं फटाफट। आवृतबीजी पादपों में आवृतबीजी पादपों में मृदा के नीचे पाया जाने वाला भाग, आवृतबीजी पादपों में मृदा के नीचे पाया जाने वाला भाग मूल कहलाता है। मूल भी रूपांतरण करता है, पता है ना? जड़ का भी रूपांतरण होता है। जैसे आप अदरक खाए हो ना, अदरक क्या है? जड़ का रूपांतरण है, यानी कि जड़ ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, रूपांतरण कर लिया, तो क्या बन गया? अदरक बन गया। ठीक है, हो गया। मूल कहते हैं या जड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। मृदा के ऊपरी भाग को, मृदा के ऊपरी भाग को प्ररोह कहते हैं। मृदा के ऊपरी भाग को प्ररोह कहते हैं। जो रूपांतरित होकर, मृदा के ऊपरी भाग को प्ररोह कहते हैं, जो रूपांतरित होकर पुष्प, पर्ण, तना तथा शाखाएं बनाती हैं। पुष्प, पर्ण, तना तथा शाखाएं बनाती हैं। हो गया? चलिए, अब इसमें जो मुख्य चीज है एक आवृतबीजी में, वो कौन है बच्चा? पुष्प। आइए देखते हैं पुष्प की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हेडिंग लेकर आइएगा, पुष्प की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ फ्लावर।
पुष्प की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ फ्लावर। हो गया? चलो अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये एक आवर्तबीजी पादप, जड़ें हो गई इसकी, ठीक है। अब ऊपर कौन है? ये प्ररोह। ये प्ररोह क्या करेगा? अपने आप में रूपांतरण करेगा, बाकी संरचनाओं का निर्माण करेगा। इसमें से एक तना निकल रही है या एक शाखा निकल रही है, ठीक है। और ये थोड़ा सा खास किस्म का शाखा है, ठीक है। इस शाखा को कहा जाता है पुष्प शाखा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में, चलो लास्ट में इंग्लिश बता देंगे सभी का, ठीक है। क्या बोला? पुष्प शाखा। इस पुष्प शाखा पर एक पत्ती है, और ये भी बड़ी खास किस्म की पत्ती है। इस खास किस्म की पत्ती को कहा जाता है सहपत्र। समझ में आया? क्या बोला? सहपत्र। अब ये सहपत्र के अक्ष से, अक्ष समझते हो? ये वाला हिस्सा, ये बिंदु, ठीक है। इसके अक्ष से एक संरचना निकल रही है, इस संरचना का नाम है पुष्प वृंत। तो दिक्कत, ये संरचना आगे जाकर के फूल जाएगी, फूल गई क्या आगे जाकर के, ठीक है। अब इस संरचना का नाम दिया जाता है पुष्पासन। क्या ये पुष्पासन बात समझ में आ रही है क्या? क्या कोई मेहमान आता तो क्या कहोगे? आसन ग्रहण करिए। हालांकि इतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा सीधा उनको पहले से पता है कि बैठना है, ठीक। लेकिन आसन ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? कि आइए, पधारिए, बैठिए, ठीक है। अब पुष्प आसन यानी कि ये आसन है, किसका आसन है? पुष्प का आसन है। इसी के ऊपर आएगा कौन? पुष्प आएगा। यानी कि इसके ऊपर आने वाला है अब पुष्प। टेंशन नहीं लो, ये फरियाद ये शॉर्टकट में पुष्प बना के पूरा बढ़िया से बना के दिखाएंगे, सारा एक एक पार्ट बनेगा, टेंशन नहीं लो। फिलहाल अभी बात समझ में आई। हम क्या देख रहे हैं? पुष्प की उत्पत्ति। तो पुष्प की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? तो पुष्प शाखा पर हो रही है। बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन सारी की सारी शाखाएं पुष्प शाखा नहीं कहलाएंगी। जिस शाखा पर क्या निकलेगा? पुष्प निकलेगा, उस शाखा को क्या कहेंगे? पुष्प शाखा। अब आइए इंग्लिश की बात करते हैं। अंकल याद रहेगा है? अंकल के साथ याद कर लेना, पेड़, पेडंकल, ठीक है। तो पेडंकल माने क्या? वो शाखा, वो पुष्प की शाखा जिस पर क्या निकलने वाला है? पुष्प निकलने वाला है, ठीक है। ले, सहपत्र हम ही भुला गए। अच्छा कोई बात ना, सहपत्र को जरा क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड। आगे देखते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत को कहते हैं पेडिसेल। ठीक है, पेडिसेल माने पुष्प वृंत। फिर क्या बचा? पुष्पासन। पुष्पासन को कहते हैं थैलमस। अब बाकी तो समझिए रहे हो, फ्लावर, ठीक है। क्या क्या हुआ भाई? पुष्प शाखा थी, पुष्प शाखा पर एक खास किस्म की पत्ती निकली जिसका नाम है क्या? सहपत्र। इसके अक्ष से एक डंटल नुमा संरचना निकल रही है। कौन जानते हो कौन सा डंटल? आप जो फूल पकड़ते हो ना, तो फूल मान लो ये रहा, तो फूल की जो नीचे वाली डंडी जो पकड़ते हो ना, वही है कौन? पुष्पवृंत है, ठीक है। तो पुष्पवृंत को क्या बोला? पेडिसेल। फिर आगे चल के ये पुष्पवृंत ऊपर की ओर शीर्ष पर क्या हो गया? चौड़ा हो गया है, चपटा सा हो गया, फूल गया है। उस फूली हुई संरचना का नाम है क्या? पुष्पासन। यही वो आसन है जिसके ऊपर किसका निर्माण होने वाला है? पुष्प का। क्या तक की कहानी समझ में आई? लिखना है इसको भी, लिखो, पढ़े। चलिए देखिए अब आगे। अब यहां तक की कहानी में कोई समस्या नहीं है। अब हम स्पेशली किसको देखने जा रहे हैं? पुष्प को, यानी कि पुष्प के भाग को, ठीक है। तो याद रखना। चलो आगे देखते हैं, उसमें समझेंगे क्या हुआ। सहपत्र अभी आने दो दिमाग में।
आएगा तभी ना बताएंगे। अब उसके लिए 2-4 मिनट एकदम दिमाग शांत करके बैठना होगा, तब आएगा दिमाग में। अब 2-4 मिनट शांत बैठे, उससे बढ़िया आगे बढ़ते हैं। आएगा तो बता देंगे, ना आएगा कल देख लिया जाएगा। देखो आगे, क्या इसको मिटा दे क्या? पता सुविधा होगा मुझे। सहपत्र या उसका एक और नाम है सहपर्ण भी नाम है उसका, ठीक है, पत्र या पर्ण। देखिए हाँ हाँ, ये वो कौन है आपका? पेडंकल है ना, यानी कि वो शाखा है जिस पर क्या मिला था आपको? पुष्प पत्र मिला था, ठीक है। और फिर उस पुष्प पत्र ने क्या किया था? तो पुष्पवृंत का निर्माण किया था, ठीक है। फिर आगे चल करके ये पुष्पवृंत जो है आकार में फूल गई थी क्या? ठीक, तो ये पूरा का पूरा कौन हमारा? पुष्पवृंत। जो ऊपर का फूला हुआ भाग है ये कौन हो जाएगा हमारा? पुष्पासन। अब इस पुष्पासन पर देखिए एक एक संरचना के बारे में। लगभग हो गया। डन। देखिए अब एक एक करके सब कुछ समझते हैं हम लोग। ये अभी आपको बता दिया, ये कौन है? पुष्पवृंत, पेडिसेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी छोड़ देते इसको भी। ये कौन हो जाएगा हमारा? थैलेमस यानी कि पुष्पासन, और ये हो जाएगा हमारा पुष्पवृंत, ये हो गया पेडंकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोई भी आप पुष्प देखते हो बाबू, तो पुष्प में क्या दिखाई देती है? सबसे पहले पंखुड़ी जो रंग बिरंग की होती है। जैसे गुलाब की बात करें तो गुलाब की पंखुड़ियां कैसी होती है? लाल रंग की होती है, ठीक है। तो ये वो है कौन? पंखुड़ी, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग दल, ठीक है, दल। इंग्लिश में कहते हैं इनको पेटल, समझे? क्या बोला? दल। दल को कहते हैं इंग्लिश में पेटल, ठीक। वो बाजू वाला भी कौन होगा? दल होगा। अब मुझे ये बताइए कि पुष्प में पंखुड़ियां एक होती हैं या पंखुड़ियों का समूह मिलता है? समूह मिलता है। तो जो दल का समूह होगा, इस दल के समूह को क्या कहा जाएगा? दल पुंज, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोरोला। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ठीक। अब बचता है क्या कि ये नीचे वाला हरे हरे रंग का पत्ती, ठीक है। कोई भी फूल देखोगे तो नीचे से क्या हरा वाला पत्ती उसको पकड़ के रखता है उसकी पंखुड़ी को, तो इसको कहते हैं हम लोग बाह्य दल। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेपल। और इसका जो समूह होगा वो कहलाएगा बाह्य दल
पुंज, इंग्लिश में कहते हैं बाह्य दल पुंज को कैलिक्स। और ये बाह्य दल क्या कहलाएगा? सेपल। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने क्या दो संरचना देख ली पुष्प की। सबसे पहला क्या देखा? दलपुंज, और दूसरा क्या हमारा? बाह्य दल पुंज। ठीक है, दलपुंज कौन था? तो दल का समूह है। दल कौन है? तो किसी भी पुष्प का जो रंगीन संरचना या फिर रंगीन भाग जो होता है, जो आकर्षक भाग होता है किसी पुष्प का, वो क्या कहलाता है? हमारा दल। इसका समूह दल पुंज। खत्म। फिर आया कौन? बाह्य दल। बाह्य दल वो संरचना है जो दलों को एके में पिरोए रखती है। एके में पिरोए रखती है कहने का मतलब कि सारे के सारे दल को आपस में पकड़ के रखती है। अगर नीचे वाला हरा वाला, जैसे मान लो गेंदा का फूल है, ठीक है, तो गेंदा के फूल में क्या दिखता है? ये ऐसा होता है ना, नीचे हरा वाला भाग, और ऊपर क्या होता है? इसकी ऐसे पुष्प होती है। ठीक है, अतः हरा वाला तनी नोच के फेंक दो, क्या फूल पूरा छितरा जाएगा? नहीं छितरा जाएगा। यानी कि दल को पकड़ के रखने का काम किसका है? बाह्य दल का है। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जाएगा ऐसा कि बाह्य दल का कार्य क्या है? तो दल को सुरक्षित बनाए रखना। क्या किसका कार्य है? बाह्य दल का। ये बाह्य दल क्लियर। बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज। अब आ जाए हम लोग अंदर। अब इस पुष्प के अंदर यदि चले तो मिलता है दो भाग, जिसको हम कहते हैं पहले को नर जनन भाग और दूसरा होता है मादा जनन भाग। सर्वप्रथम बात कर रहे हैं इसकी, इसको क्या कहा जाता है? पराग कोश। पराग कण तुमको यूं ही दिख जाएगा ऐसे ही। क्या है? पराग कोश। ये कौन? पुतंतु। इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको कहा जाता है एंथर। ये एंथर, ये फिलामेंट। और दोनों जब मिलता है तब कहलाता है पुंकेसर। इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो जो अगली, यानी कि ये पूरी डंठल संरचना, इसके ऊपर कौन? पराग कोश। इन दोनों को मिला करके कहा जाता है पुंकेसर। अब पुंकेसर को कहा जाता है इंग्लिश में एस्टामिन। ठीक है, क्या बोला? परागकोश और पुतंतु, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कहते हैं क्या? पुंकेसर। ये पुंकेसर क्या कहलाता है? एस्टामिन। अब बताओ कि एक पुंकेसर दिख रहा है कि दो गो? दो से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि पुंकेसर का भी क्या हो सकता है? समूह हो सकता है क्या? तो पुंकेसर का भी समूह हो सकता है, या पुंकेसर का समूह कहलाता है पुमंग। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। डन। चलो, ये खत्म हुआ कि आपका नर जनन भाग। तो नर जनन भाग जो होता है वो दो संरचना से मिलकर के बना होता है। सबसे ऊपर कौन होता है? ये पराग कोश। ऐसे पराग कोश को पुष्प के साथ जोड़ने वाली एक संरचना है। कौन है वो? पुतंतु, या तंतु रूपी संरचना, जिसको नाम दिया गया क्या? पुतंतु। जब ये दोनों आपस में जुड़ गया है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। एक पुष्प में एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं, अर्थात पुंकेसर का समूह मिलता है। तो पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है? पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। डन। चलो, तो ये जो आपका एंड्रोसियम होता है, इसको कहा जाता है नर जनन भाग या अंग। तो पुष्प में नर जनन भाग कौन होता है? पुमंग कह लो, या फिर नर जनन तंत्र भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नर जनन भाग या तो पुमंग कह लो या पुंकेसर कह लो। फिर कहा जाएगा कि नर जनन भाग कितनी संरचना से बना होता है? तो दो संरचना से। पहला कौन? परागकोश, दूसरा कौन? पुतंतु। अब आगे आ जाए इधर, जगह है नहीं बचा जी। अच्छा, रुको रुको, ये को गायब कर देगा। अरे तो का ये को बना देते हैं, ठहर जाओ। ये कौन हो गया? दल।
दल को क्या बोला था? पेटल। इस दल के समूह की बात कर रहे थे, तो इसका समूह क्या कहलाता है? दल पुंज कहलाता है। इस दल पुंज के समूह को क्या बोला था हमने? कहाँ गया जी? बाह्य दल, कोरोला। ठीक है, चलो अब आगे देखें। ठीक है, अब ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? स्त्री जनन अंग। ठीक है, अब स्त्री जनन अंग में देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ये डंटे जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वर्तिका। और ये कौन? अंडाशय। और ये अंडाशय के अंदर कौन? बीजांड। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र को स्टिग्मा, वर्तिका को कहते हैं स्टाइल, अंडाशय को कहते हैं ओवरी, और बीजांड को कहते हैं ओव्यूल। हो गया? और ये कौन? तीनों देखो, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं क्या? स्त्री केसर। ठीक है, अब स्त्री केसर का इंग्लिश नाम क्या होगा? कार्पल, या इसका एक और नाम है पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल। अब यहां पर आपका स्त्री केसर को दिखाई दे रहा है एक, क्या एक से अधिक भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी पुष्प होंगे जिनमें स्त्री केसर एक नहीं अनेकों होंगे, यानी कि स्त्री केसर का भी समूह हो सकता है। तो जब बात करेंगे क्या कि स्त्री केसर के जब समूह की बात करेंगे, स्त्री केसर का समूह क्या कहलाता है? जायांग। क्या बोला? जायांग। यहाँ पे क्या था? पुमंग। स्त्री केसर का समूह जायांग। जायांग को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में गाइनोसियम। बोलो, कुछ भी नहीं। अच्छा ठहर जाओ, लास्ट में पूछ लेना, दिमाग में रखो क्वेश्चन को। क्या क्या सारा चीज हो गया। अब एक और आ गया कौन आपका? बीजांड। तो ये बीजांड जो है अंडाशय के अंदर मिलता है। इस बीजांड के बारे में जिक्र करेंगे, पहले इतना कंप्लीट कर लो। तो क्या क्या हुआ? क्लियर हो गया पूरा? पुष्प था, दिख रहा है पुष्प। ठीक है, अब पुष्प जो होता है, पुष्प से पहले किस रूप में होता है? कली के रूप में होता है, ये भी याद रखना। ऐसे ऐसा होता है ना, कली के रूप में। ठीक है, तो कली के रूप में जब देखोगे तो पुष्प कैसा दिखाई देगा? हरे रंग का। जब कली के रूप में कैसा दिखाई देगा? हरा। तो हरा काहे है? कारण है कि बाह्य दल ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, और अभी इसलिए पकड़ के रखा है कि जो अंदर जो आपका पुष्प है, अभी वो कह सकते हो कि अभी वो इस वातावरण में आने के लायक नहीं है, इसलिए उसको क्या कर रहा है? बाह्य दल सुरक्षा दे रहा है। जैसे जैसे वो विकसित होता जाएगा, बाह्य दल उसको खोलता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे विकसित हो जाएगा, बाह्य दल का हो जाएगा, ऐसे नीचे चला आएगा, और सारे पुष्प आपके खिल जाएंगे। तो पुष्प जो होता है मुख्यतः 4 भाग से बना होता है। सबसे पहला दलपुंज, उसके बाद बाह्य दलपुंज। जब पुष्प के अंदर गए तो क्या पता चला क्या क्या है? तो आपका पुमंग भी है और जायांग भी है। पुमंग माने पुंकेसर का समूह, और पुंकेसर माने 2 संरचना का समूह। कौन? परागकोश और कुतंतु। ठीक है, फिर आया कौन है? जायांग। जायांग माने स्त्री केसर का समूह। स्त्री केसर जो है ये 3 प्रकार की संरचना से मिलकर के बना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? डन। चलो बिठा देते हैं अब। देखिए जरा समझिएगा, परागण का मतलब क्या होता है?
देखो पुष्प हो गया, पुष्प का कौन सा भाग है? स्त्री केसर भाग। और यहाँ पे दिखा देते हैं कौन, ये नरजनन भाग हो गया, कौन है इसका? पुंकेसर। ठीक है, अब पुंकेसर के शीर्ष पर कौन है? पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर कौन बैठा है? पराग कण। ठीक है, अब पराग कण जो होता है आप कह सकते हो कि नर युग्मक है, नहीं, क्या कहेंगे इसको? नर युग्मकोद भिद मेल गैमेटोफाइट है ये। आपको पता है कि युग्मकोद भिद किसको कहते हैं? जिसके अंदर होता है कौन? युग्मक, उसको क्या कहते हैं? युग्मकोद भिद कहते हैं। यानी कि अगर ये रहा पराग कण, तो ये पराग कण के अंदर मिलेगा कौन? नर युग्मक मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हम टॉपिक देख रहे हैं क्या? परागण। तो परागण का मतलब होता है कि पराग कण का किसी की सहायता से, या तो हवा की सहायता से, पानी की सहायता से, या कीट की सहायता से, या किसी जंतुओं की सहायता से कहां पहुंच जाना? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, अब परागकण कहां पहुंच गया? वर्तिकाग्र पर। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन समझ में आ गया? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि किसी की सहायता से पराग कण का उठ करके कहां चले आना? वर्तिकाग्र पर चले आना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, अब जो परागण कराते हैं उनको कहते हैं परागण के कारक। अगर हवा से जा रहा है तो हवा क्या हो जाएगा? एक कारक हो जाएगा। कोई चिड़िया है, वो क्या कर रही है कि इसके पराग कोश पर पराग कोश को खाने का प्रयास कर रही है। खाने के दौरान कहीं ना कहीं उसके मुख में या किसी कारण से उड़ करके यहाँ कोई तितली आई, इस पर बैठी तो उसके पैरों में क्या चिपक गए? पराग कण। और फिर वहां से उड़ करके यहाँ चली आई। तो कुल मिला जुलाकर वो कारक जो भी होंगे जो परागण कराएंगे उनको कहते हैं परागण के कारक। ठीक है, अब यहां पर आ गया कौन? पराग कण। कौन है ये? नर युग्मकोद भिद। इसके अंदर होता है बच्चा कौन? ले, बड़ा जल्दी खत्म हो गया जी। ये कौन है? युग्मक। कितने युग्मक बनाया यहाँ पे? याद रखना। यहाँ पे क्या मिल रहा है? जो परागकण, परागकण कौन हो गया? युग्मकोद भिद। इसके अंदर क्या मिल रहे हैं? युग्मक। कितने युग्मक है? 2। चलो युग्मक की जानकारी होगी। कौन से युग्मक है ये? नर युग्मक। अब आएगी बात किसकी? मादा युग्मक की। तब तो क्या हो पाएगा? निषेचन हो पाएगा। तो ये देखो अंदर कहाँ मिल रहा है? बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर मिल रहा है, ये है भ्रूण कोश। एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इस भ्रूण कोश को थोड़ा सा बाहर बना रहे हैं हम। ये अंदर वाला है भ्रूण कोश। ठीक है, इस भ्रूण कोश को बाहर बनाया। याद रखना कि जो भ्रूण कोश होता है ये कौन होता है? तो मादा युग्मकोद भिद है ये। ठीक है, नर युग्मकोद भिद कौन? पराग कण। मादा युग्मकोद भिद कौन? भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश की यदि संरचना की बात करें तो भ्रूण कोश में एक कोशिका होती है सबसे बड़ी। ठीक है, सारी की सारी कैसी होती है? अगुणित। ये युग्मक भी, ये भी कैसे हैं? अगुणित है। दोनों के दोनों ये अगुणित है। अब यहां भी क्या मिल रहा है? तो ये है बच्चा, याद रखना, अंड कोशिका। अंड कोशिका यहां बीचों बीच होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी ये। इसके आजू बाजू में होती है 2 को छोटी छोटी कोशिका। इन दोनों का नाम है सहायक कोशिका। ठीक,
इसके शीर्ष पर होती है 3 कोशिका, इनका नाम है प्रतिमुखी कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं इनको एंटीपोडल सेल। ये कौन हो गया? सिनर्जिड सेल। ये हो गया एग सेल, और इसके बीच में होता है 2 केंद्रक, जिसको कहते हैं हम लोग ध्रुवीय केंद्र। ठीक है, तो ये संरचना हो गया किसका बच्चा? भ्रूण कोश का। तो ये भ्रूण कोश क्या क्या चीज से मिलकर बना? देखो तो 3 गो शीर्ष पर कोशिका है, यानी कि कौन है? प्रतिमुखी कोशिका। बीच में 2 गो केंद्रक है, जिसका नाम है क्या? ध्रुवीय केंद्र। फिर किनारे पर एक सबसे बड़ी कोशिका है, और ये कौन है? अंड कोशिका। और यही है बच्चा आपका मादा युग्मक। ठीक है, और आजू बाजू में कौन है? 2 गो सहायक कोशिका। और ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है? आपकी भ्रूण कोश। अब ऊपर कौन आ चुका है? पराग कण। नीचे कौन बैठा है? यानी कि हम कह सकते हैं कि नर युग्मक ऊपर आ चुका है, मादा युग्मक नीचे बैठी हुई है। अब ये दोनों के दोनों युग्मक चले आएंगे किसमें? इस पराग कोश, सॉरी, वर्तिकाग्र में। अभी आगे चल के पराग नलिका बनती है, तो वही मेरे दिमाग में आ गया। क्या है ये? वर्तिका। तो ये वर्तिका से होते हुए इस रास्ते से आएंगे, और आने के बाद ये कौन थी? अंड कोशिका। कैसी थी? अगुणित। एगो आएगा इधर से, इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, संलयन कर जाएगा। एगो अगुणित, एगो अगुणित, क्या हो जाएगा? ये द्विगुणित। तो क्या बन जाएगा? द्विगुणित युग्मनज। तो ये बना लेगा क्या बच्चा? युग्मनज, यानी कि निषेचन हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2n। ये भी था n, ऊपर से भी आया है एगो n, आया है दोनों, लेकिन अभी पहले कौन गया? केवल एक गया, तो क्या हो गया? ये 2n। अब इसका नाम दे देंगे क्या हम लोग? युग्मनज। युग्मनज कहने का मतलब जाइगोट। अभी मैटर फंसा है किसका? एगो का, कि बाकी एगो क्या करेगा? ठीक है, तो यहाँ बीच में कौन है? जरा देखो तो आई, ध्रुवीय केंद्र। एगो n, 2 गो n। ठीक है, दूसरा वाला जो इधर से आ रहा है ना, ये वाला एगो, मान लो एगो यूज में आ गया, एगो और बचा है ना, ई वाला आएगा, तो ई वाला आकर के इसमें घुस जाएगा। अब ये बीच में कैसी संरचना बन जाएगी? त्रिगुणित ना। तो याद रखना कि पुष्पीय पादप में जब निषेचन, देखो कितनी बार हुआ है? 2 बार। एक बार हुआ है क्या? द्विसंलयन। एक बार हुआ है क्या? त्रिसंलयन। कितनी बार निषेचन हो गया? 2 बार। इतना बताने का मतलब था सीधा साधा कि आवृत बीजी का एक खास लक्षण होता है क्या करना? 2 बार निषेचन करना। एक बार निषेचन किसके साथ होता है? मादा युग्मक के साथ होता है। एक बार निषेचन किसके साथ होता है? ध्रुवीय केंद्र के साथ निषेचन होता है। ठीक है, अब बाकी आगे चल के सब नष्ट हो जाएगा। ये सब पढ़ना है आपको, डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अभी भले आपको उड़ रहा हो, उड़ने दीजिए, जितना आ रहा है उतना आने दीजिए। ठीक है, ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करिए। तो तनी मनी पातर तो फ्यूज है आप लोग का, तो उड़ जाएगा, तो फिर यहाँ पढ़ने कौन आएगा? ठीक है, तो उड़ने मत दीजिए अपने फ्यूज को, बस थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ठीक है, तो क्या हुआ? एक बार 2 निषेचन हुआ है। 2 निषेचन में पहले निषेचन की बात करें तो कैसा था? ये निषेचन द्विसंलयन था, यानी कि 2 गो अगुणित केंद्रक मिला है, तो क्या बोले? द्विसंलयन। और फिर यहाँ पे क्या हुआ है? त्रिसंलयन, यानी कि 3 गो अगुणित केंद्रक मिला है। ठीक है, तो अब ये हो गया संरचना द्विगुणित। नाम दे दिया क्या हमने इसको? युग्मनज। ये संरचना जो त्रिगुणित बना है, इसका नाम है भ्रूण कोश। ऊपर देखो क्या है? कोश है। आई का है? कोश है। इसको कहते हैं इंग्लिश में एंडोस्पर्म। कुछ पढ़ ले, पढ़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, बस इतना नहीं याद हो रहा है ना, कुछ मत याद करो, कुछ मत उतारो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बार बार पढ़ना है। फिर आएगा इसका चैप्टर, स्पेशल चैप्टर आएगा लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहां तो पूरा ही पढ़ना है आपको। इसके लिए यहाँ पे ये समझना था कि आवृत बीजी पादप में कितनी बार निषेचन होता है? 2 बार। ठीक है, एक बार निषेचन होता है तो क्या बनता है? युग्मनज। और जब दूसरी बार निषेचन होता है तो क्या बनता है? भ्रूण कोश। जो युग्मनज होता है ये कैसा होता है? द्विगुणित। जो भ्रूण कोश होता है ये कैसा होता है? युग्मनज बना है द्विसंलयन से, भ्रूण कोश बना है त्रिसंलयन से। खाली इतना ही याद रखो ना, बाकी कुछ मत याद रखो।
मत बनाओ पिक्चर, खामखा तुम लोग पिक्चर बना के ना और परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब तनिक आगे जरा सोचो, ये क्या है? युग्मनज। युग्मनज बचिया तनिक ध्यान से सुनो, अपने बतियाओगी घबरा जाओगी। ठीक है, युग्मनज है, युग्मनज क्या शुरू करता है? विभाजन। याद करो, पीढ़ी एकांतर में बताया था, युग्मनज क्या करता है? विभाजन। क्या बनाता है आगे चल के? ये बनाएगा आगे चल के भ्रूण। आइए देखो तो नाम में क्या आ रहा है? भ्रूण कोष। कोष माने पोषण। किसका पोषण? भ्रूण का पोषण। यानी कि जो ये भ्रूण बन रहा है ना, ये आगे चल के पोषण देगा भ्रूण को, इसीलिए इसका नाम है क्या? भ्रूण कोष। कोष माने क्या होता है? घर। कोष माने घर, ऐसा घर जिसके अंदर कौन मिलेगा? भ्रूण मिलेगा। याद है, भ्रूण कोष। यानी कि इसी घर के अंदर क्या बनने वाला है? भ्रूण बनने वाला है। इसी घर के अंदर ना बना है, देखो तो लाल वाला जो है इसी के अंदर ना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भ्रूण कोष, यानी कि ऐसा घर, ऐसा स्थान जहां पे किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष। अब भ्रूण कोष कौन है? तो भोजन है, पोषण है। किसका भोजन पोषण है? भ्रूण का। समझे? अब देखो, अब ना अनावृत बीजी और आवृत बीजी में एक थोड़ा सा मतलब कि बहुत मेजर अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? देखो समझो क्या अंतर होता है, कल भरभरी समझना है, क्योंकि ये चीज भी आएगी, सब कुछ आएगा। अब अगर हमने कहा कि इस साइड रखते हैं अनावृत बीजी को और इधर रखते हैं आवृत बीजी, ठीक है। अब अनावृत बीजी में क्या होता है कि भ्रूण कोष पहले बन जाता है, यानी कि भ्रूण का भोजन पहले बन जाता है, अब भ्रूण बाद में बनता है। ठीक है, जबकि आवृत बीजी में पहले क्या बनाए हैं हम लोग? पहले भ्रूण कोष बनाए हैं कि पहले युग्मनज बनाए हैं? याद रखना कि पहले क्या बनता है आवृत बीजी में? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण कोष। तब जाके बनता है का? पहले युग्मनज, फिर बनेगा भ्रूण, तब बनेगा भ्रूण कोष। ठीक, अब दोनों में फायदा नुकसान क्या होगा? अनावृत बीजी में भ्रूण कोष पहले बना, आवृत बीजी में भ्रूण कोष बाद में बना। दोनों में फायदा नुकसान क्या? भोजन पहले खत्म हो जाएगा ना। अच्छा देखो एक एग्जांपल देते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपके घर पे ना शादी है, ठीक है, चलो आपके घर पे ना किसी और के घर पे शादी, ठीक है, और लड़के वाले होंगे, लड़की वाली पार्टी भी होगी। ठीक है, अब लड़के वाले क्या करेंगे? लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर के जाएंगे। ठीक, तो फोन करके बताना पड़ता है ना कितने लोग आ रहे हैं बारात में, हम लोग उस हिसाब से वहां पे खाना व्यवस्था बनता है। ठीक, अब लड़के वाले ने फोन किया कि भाई साहब 200 लोग आ रहे हैं हम लोग। ठीक, उन्होंने क्या किया? 200 लोगों का खाना बनवा दिया। ठीक, अब बीचे में बरातिया सब मार झगड़ा कर लिया। अब मार झगड़ा करके कुल पहुंच गया घर है, खाली 50 को पहुंचा वहां पे बारात लेकर के। अब तो वहां खाना कितने लोग का बना है? पहुंचे कितने? भोजन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक, अब एक और बाराती, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लड़के वाले ने फोन किया, बोला कि भाई हम लोग 200 लोग आ रहे हैं, लेकिन लड़की वाला चला बोला पहले द्वार पे आ जाओ, एक और मुड़ी गिनेंगे उसके बाद खाना बनवाएंगे। बस बस बस, तो क्या हुआ? भाई पहले पहुंच जाइए आप, एक और मुड़ी गिन लेंगे कौन आए हैं आप लोग, और उसके बाद तब खाना पीना का बंदोबस्त होगा। तो चला कौन? दूसरा लड़की वाला। ठीक है, तो वैसे ही इसमें चला कौन? आवृत बीजी। सोच के देखो जरा, क्या बोला हमने कि अनावृत बीजी में भ्रूण कोष पहले बन जाएगा, युग्मनज बाद में बनेगा। युग्मनज कब बनता है? निषेचन होने के बाद ना। मान लो कि भोजन बना दिया, अब पहले ही बना दिया, देवता अभी अभी नहीं की, मतलब कि अभी निषेचन हुआ ही नहीं है। मान लो भोजन यहाँ पे बना हुआ है, इंतजार किया जा रहा है कि अब निषेचन होगा, अब युग्मनज बनेगा, फिर वो युग्मनज भ्रूण बनेगा, तब उसको क्या देंगे हम? भोजन। मान लो निषेचन नहीं हुआ तब तो भोजन का नुकसान हुआ। उस पादप ने, उस मतलब कहेंगे उस पेड़ ने, उस अनावृत बीजी जो पौधा है, उसने अपना पूरा ऊर्जा नुकसान किया कि नहीं नुकसान किया? क्या बनाने में? भ्रूण कोष बनाने में। अच्छा, आवृत बीजी चालाक है, ये क्या कर रहा है? पहले निषेचन हो गया, कोई बात नहीं, युग्मनज बना, हाँ ठीक, अब युग्मनज से भ्रूण बनने वाला काम शुरू हो गया, तो हाँ अब बनाएगा भोजन। बात समझ में आई? तो आवृत बीजी बेहतर कि अनावृत बीजी बेहतर? किन किन मामलों में बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सब कुछ दोबारा रिपीट होगा, बस क्या क्या आपको याद रखना है कि युग्मनज बना था द्विसंलयन से, कैसा होता है? द्विगुणित। भ्रूण कोष बना था त्रिसंलयन से, और त्रिसंलयन में कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। डन। हाँ हो गया।
अब आपका खत्म हुआ क्या, आवृत बीजी। और ये भी पूछा जाता है आवृत बीजी का अंतिम उत्पाद क्या है, आवृत बीजी का लैंगिक उत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या है, तो याद रखिएगा फल और बीज। आवृत बीजी का जब लैंगिक चक्र खत्म हो जाएगा तो दो चीज बनता है, फल भी बनेगा और बीज भी बनेगा, जबकि अनावृत बीजी का केवल बीज। पादप जगत हुआ आपका खत्म।